So again, a very good morning to all of you, and let's start with our class, that is module D revision class. And here we are going to solve our case studies part only. ठीक है, तो केवल हम आज केस स्टडीज ही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली केस स्टडी क्या है। सबसे पहले दे आर सेइंग एज ऑन 31 मार्च 2025 ज़ेनिथ बैंक रिपोर्ट कर रही है रीप्राइसिंग प्रोफाइल को, और यहाँ पर हमें बता रखी है अलग अलग बकेट्स के बारे में कि क्या क्या बकेट्स हैं। अप टू 1 ईयर का बकेट इन्होंने दे रखा है 50% ऑफ लोन। फिर यहाँ पर 1 से 3 ईयर्स के लिए इन्होंने बता रखा है 25 साल का लोन रहेगा। इसके बाद में 3 से 5 साल में इन्होंने बताया है आपका जो लोन रहेगा वो 10% का है। देन ओवर 5 ईयर्स 15 एंड देन टोटल 100 है। इसके बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट सिनारियो, सो अप टू 1 ईयर का जो बकेट है वो 0.60% रहेगा, 1 से 3 साल का -0.040%, 3 से 5 साल का 0.20% और ओवर 5 ईयर्स 0.10%। बैलेंस शीट डेटा में रिस्क रेट सेंसिटिव एसेट्स, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें दे रखी है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, और एनपी अकाउंट डिटेल्स हमें यहाँ पर कुछ कुछ दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट वेटेड इम्पैक्ट ऑफ रेट चेंजेस ऑन इंटरेस्ट इनकम। अब देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि कितना हमारे पास में रेट सेंसिटिव डेटा है। ठीक है, रीप्राइसिंग प्रोफाइल हमें बता रखी थी कि कब कब हमारे पास में यहाँ पर जो लोन्स हैं वो आपके रीप्राइज होते हैं और कितने परसेंट है। इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो दे रखा था हमें कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से बढ़े या कम हुए। देन हमें रेट सेंसिटिव एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है ये बताई, और कुछ एनपी अकाउंट डिटेल्स दी थी जिसको हम क्वेश्चन के साथ देखते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला है कि वेटेड इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा कि कैसे जो अलग अलग लोन बकेट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट चेंज में आपका यहाँ पर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है कि ऑन इंटरेस्ट इनकम आपको नेट वेटेड इम्पैक्ट बताना होगा। तो वेटेड इम्पैक्ट क्या होता है, परसेंटेज यहाँ पर इनटू आपका रेट चेंजेस। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, जैसे कि मान लो आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कितना रेट चेंज दे रखा है, 0.060% का यहाँ पर आपको रेट चेंज दे रखा है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को -0.40 देन +2.20 देन +0.10। अब हमें यहाँ पर और क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 50 इंटू 0.60 करेंगे। अब आप कहेंगे मैम ये 50 कहाँ से आया, देखो अप टू 1 ईयर वाली लोन में ये वाला 50 है, 50% इंटू 0.60, देन 25 के साथ में 1 से 3 ईयर्स का है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 से 5 ईयर्स में 10% ऑफ लोन्स हैं जिनको मल्टीप्लाई 0.20 के साथ किया जाएगा, और 5 साल से ज्यादा के जो लोन्स है 15%, ये आपके +0.10 के परसेंट के साथ में जाएंगे। आगे समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इम्पैक्ट जो है वो निकाला जाएगा, और इस इम्पैक्ट को जब आप निकालेंगे कैलकुलेट कर जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये सारे कैलकुलेशन करने हैं। अब कैसे करने थे वो टेबल से समझ में आ गया, दोनों टेबल्स का आपस में। देन इनको मल्टीप्लाई कर इनका हमें सम निकालना है। अब सम में ये देखना है कि भाई गैप आपका कैसा आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉजिटिव गैप होता है, एक नेगेटिव गैप होता है, राइट। तो यहाँ पर जो गैप है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव गैप का क्या मतलब होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें ओवरऑल यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अब आप आंसर मार्क कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गैप एंड इट्स इम्प्लीकेशन क्या है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब आपसे एग्जैक्टली गैप निकालने के लिए बोला गया है। गैप कैसे निकालते हैं, रेट सेंसिटिव एसेट्स माइनस रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज। अब वापस क्वेश्चन में आओ, पहले सबसे पहले यहाँ बैलेंस शीट डेटा देखो क्या क्या दे रखा है। रेट सेंसिटिव एसेट्स दे रखे हैं मेरे को 30,000, और यहाँ पर रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज दे रखी है 34,500। जब मैं रेट सेंसिटिव एसेट से रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज को माइनस करती हूँ, मैंने क्लास में भी बात बहुत बार बताई है कि हमेशा एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे, कभी भी लाइबिलिटीज से एसेट माइनस नहीं करना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4,500, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विच इज अगेन यहाँ पर एक नेगेटिव गैप, राइट। तो अगर एक नेगेटिव गैप होता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है। तो नेगेटिव गैप का मतलब है कि हमारे पास लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा है,
जब मेरे पास लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा और मेरी इनकम उस रेशियो से नहीं बढ़ेगी। सो यहाँ पर मेरी जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगी वो क्या थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरा यहाँ पर उतना नहीं बढ़ा जितना इंटरेस्ट पेएबल, मेरा खर्चा बढ़ गया, इसीलिए ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम भी मेरी कम हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं 1% से तो इम्पैक्ट हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम पर क्या आना चाहिए। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गैप इनटू यहाँ पर हमारे चेंज इन रेट देखते हैं। तो हमारे पास गैप कितना आया था, अभी हमने देखा था 4500 CR का आया था, और हमारे पास में इंटरेस्ट रेट कितना चेंज बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये बढ़ेगा +1%। हमेशा प्लस और माइनस का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास में गैप कैसा था, नेगेटिव गैप था। आपके पास में इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, बढ़ रहे हैं तो प्लस साइन लेकर चलोगे। तो ये आपके पास में इंटरेस्ट इनकम में जो चेंज आएगी नेट इंटरेस्ट इनकम में वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी -4.5 CR। यहाँ से 100 नीचे जाएगा तो आपके पास में आंसर 45, सॉरी 4.5 नहीं 45 CR आपका आंसर हो जाएगा। सो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी कम हो रही है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस थिंग, many of the students were not able to clear this and not only on like आपका मैंने काफी सारे बच्चों को देखा था कि वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने गाइडली में क्वेश्चन कराया था कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालनी है। अभी तक ना आप लोग ड्यूरेशन निकाल रहे थे राइट, लेकिन अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं। देखो इसके लिए ना हमें सिंपली क्या करना होता है, हमारी रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज इन अपॉन रेट सेंसिटिव एसेट, ये एक रेशियो निकालना होता है। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर ईवीई रिस्क निकालना होता है, जिसके लिए आपने देखा कि आपके पास में डी गैप कितना होगा, और डी गैप निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर डब्ल्यू निकालोगे। जब आपने डब्ल्यू निकाल लिया उसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमारे जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास में जो एसेट्स होते हैं उनमें से हमें यहाँ पर डब्ल्यू इंटू हमारी लाइबिलिटीज, इस तरीके से इसको निकालना होता है। तो अब आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो जो भी आपको समझ में आए, या तो आप डीए माइनस अपना आरएसएल अपॉन आरएसए इनटू डायरेक्टली यहाँ पर लाइबिलिटीज कर सकते हो, या तो जैसा मैंने बताया। तो अब आरएसएल अपॉन आरएसए निकालेंगे तो हमने देखा था यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट डेटा में दे रखा है 34,500 अपॉन 30,000 करोड़ राइट। तो पहले तो आप इसको निकालोगे, ये निकालने के बाद में ये जो डब्ल्यू है आपके पास, वैसे ज्यादातर आपका स्मॉल डब्ल्यू से ही डिनोट होता है, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 1.15। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.8 के साथ में। ठीक है, तो आपके पास में 2.07 जो है वो आंसर आ जाएगा। आया समझ में किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग चीजें दे रखी होती है, उनके अकॉर्डिंगली आपको इसमें जाना होता है। अब आप कहेंगे मैम ये डीए और डीएल कहाँ से आया, तो देखो ये रहे डीए और ये रहा डीएल। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या निकालना था, देखो सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर अपना डब्ल्यू, डब्ल्यू निकालने के बाद में ड्यूरेशन, हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज दे रखी थी राइट 1.8, उसके साथ मल्टीप्लाई करा। फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट हमें दे रखा है 2.2, तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। एक और बार समझा देती हूँ मैं आपको। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है, पहले ये देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेट सेंसिटिव एसेट्स, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो मुझे सबसे पहले रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज अपॉन रेट सेंसिटिव एसेट्स निकालने हैं। जब एक बार ये निकल जाएंगे फिर मुझे यहाँ पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स माइनस डब्ल्यू इंटू दैट इज वेटेड गैप इंटू ड्यूरेशन, यहाँ पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो डीए माइनस डब्ल्यू इंटू डीएल। फिर हमें डब्ल्यू निकालने के लिए आरएसएल अपॉन आरएसए, मतलब रेट सेंसिटिव एसेट्स ये हो गए और रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज ये हो गई, इनके साथ में इसको निकालना होगा। डायरेक्टली वैल्यूज पुट डाउन करेंगे और ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन बनकर आया था। एक बार आपको डब्ल्यू निकालना था, इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट राइज कर जाते हैं तो व्हाट हैपेंस टू द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी।
अब ये बोल रहे हैं कि देखो अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो अगर गैप पॉजिटिव है, ठीक है, तो रेट हमारा बढ़ा, इसमें इक्विटी वैल्यू जो होगी वो हमारी कम हो जाती है। अगर हमारे पास में रेट हमारा कम होता है और तो क्या होगा, गैप हमारा अगर मान लो यहाँ पर कैसा है, गैप हमारा यहाँ पर नेगेटिव है और रेट बढ़ा, रेट बढ़ेगा तो इक्विटी वैल्यू बढ़ेगी। और बाकी आपके वाइस वर्सा केस लगा लेना, कैसे लिख लोगे, पॉजिटिव रेट बढ़ा तो आपकी इक्विटी वैल्यू कम हुई, नेगेटिव रेट बढ़ा इक्विटी वैल्यू कम हो यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। नेगेटिव गैप था और रेट हमारा कम हो गया तो इक्विटी वैल्यू हमारी गिर जाएगी। ओके, तो ड्यूरेशन गैप हमारा पॉजिटिव था, इसीलिए रेट यहाँ पर जब बढ़ा तो एसेट वैल्यू जो है वो ज्यादा तेज गिर गई और इक्विटी की वैल्यू जो थी वो गिर गई। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लोन। अब आपको ना यहाँ पर दे रखा है कुछ एक एनपीए सिनेरियो। एनपीए अकाउंट आउटस्टैंडिंग लोन इतना है, रियलाइजेबल वैल्यू जो है सिक्योरिटी की वो 7 लाख है, 12 लाख का लोन है, 7 लाख यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू है। फिर डेट हमारा जो ये एनपीए का बना ये 31 मार्च ऑफ 2024 को बना। अब इन्होंने आपको प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी दे रखे हैं। ये आके बोलते हैं कि अब आप ये बताओ इस लोन का जो क्लासिफिकेशन है वो आप कैसे करोगे एज ऑफ 31 ऑफ मार्च 2025। तो यहाँ पर एज ऑफ 31 मार्च 2025 अगर ये लोन ऑलरेडी आपका क्या बन चुका था, 34 में 31 ऑफ मार्च को तो ये बन चुका था आपका यहाँ पर एक एनपीए। तो यहाँ पर 31 मार्च 2025 से 12 महीने से ज्यादा का जैसे ही समय हो जाएगा, पहले ये एनपीए से क्या बनेगा, आपका सब स्टैंडर्ड एसेट बनेगा, राइट। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर एक क्या बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पर एक डाउटफुल वन एसेट। तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी जो होगी वो अगर हम देखें 31 मार्च के बाद में डाउटफुल एसेट में आ जाएगी। व्हाट इज द टोटल प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड। अब प्रोविजनिंग हमें कैसे करनी होती है, देखो डाउटफुल एसेट में अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो उसकी 25% होती है डाउटफुल वन कैटेगरी में, और डाउटफुल के अंदर हमारे पास अनसिक्योर्ड पोर्शन जो होता है उसको हम 100% प्रोविजनिंग करते हैं। 12 लाख का लोन था, 12 लाख के लोन में 7 लाख रुपए जो थे वो सिक्योरिटी से कवर हो रहे थे, तो रिमेनिंग 5 लाख रुपए जो हुए वो मेरे अनसिक्योर्ड अमाउंट में आ गए। सो अनसिक्योर्ड में 5 लाख रुपए की पूरी प्रोविजनिंग होगी और 7 लाख का जो 25% है दैट इज 1/4 अमाउंट यहाँ पर आपका इसमें जाएगा, सिक्योर्ड पोर्शन में जाएगा। सो हमारे पास टोटल लोन 12 लाख का दे रखा था, इसमें हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और देखो, आउटस्टैंडिंग लोन रियलाइजेबल वैल्यू, तो हमारे पास ये पोर्शन सिक्योर्ड है, रिमेनिंग पोर्शन जो होगा 12 लाख में से 5 लाख का वो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड होने के बाद में ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दे रखे हैं, अदरवाइज आपको दिए नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्योंकि एसेट जो है अब वो सिक्योर डाउटफुल वन कैटेगरी में आ गया, हमें यहाँ पर 25% की प्रोविजनिंग करनी है और 100% की अनसिक्योर्ड पर। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम इसकी प्रोविजनिंग करेंगे। तो 25% ऑफ 7 लाख कितना हो गया, 1,75,000, और 5 लाख का तो हमें 100% करना था तो 5 लाख ही हो गया। So 1,75,000 plus 5 lakh equal to 6,75,000, इतना अमाउंट का हमें प्रोविजन बनाना होगा। तो यहाँ पर ये आप एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेना आंसर को, ठीक है, यहाँ पर रिव्यू नहीं मतलब आप इसको रिवाइज कर लेना, सॉरी, ठीक है, इससे क्या होगा आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको रेट सेंसिटिव एसेट्स दे रखी है, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज दे रखी है और आपको टाइम बकेट्स दे रखी है। अब आपको यहाँ पर गैप निकालना है इन द वन डे बकेट। वन डे बकेट कौन सी है, ये वाली है। तो 500 माइनस 550 मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो गैप बनेगा वो -50 का बनेगा, राइट। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव गैप अप टू 1 ईयर। अब आपको क्यूमुलेटिव गैप निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले इन सबके अपने अपने इंडिविजुअल गैप निकाल लो अप टू 1 ईयर। तो ये कितने, 400 में से 600 गए, -200, देन यहाँ पर 700 में से 800 माइनस हो रहा है, -100, देन यहाँ पर अगर आपको लाइबिलिटीज यहाँ दे रखी होती है और एसेट यहाँ दे रखी होती है तो भी एसेट माइनस लाइबिलिटीज ही लोगे, वरना गैप नेगेटिव आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा गैप, ठीक है। देन 850 माइनस 1050 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में 200 हो गया, क्लियर है। तो हर एक गैप आपका सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो एक तो नेगेटिव गैप आएगा। अब क्यूमुलेट ये हो गए आपके गैप,
क्यूमुलेटिव गैप कैसे निकालोगे, -50 -200, तो -50 -250 -100 -350 हो गया, -200, इनको ऐड करते हुए जा रहे हैं हम, 550 हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, -550 आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं 1% से, तो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है मतलब हम यहाँ पर देखेंगे 1 साल तक के लिए, अप टू 1 ईयर हमारे पास में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, तो हमारे पास गैप था -550 का, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास में -5.50 CR का क्या होगा, नेट इंटरेस्ट इनकम डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम डिक्रीज करेगा, ये तो आप खुद से भी बता सकते थे, कितना करेगा वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यूज को यूज करना होगा। बैंक इज एक्सपोज टू विच टाइप ऑफ रिस्क इन द शॉर्ट टर्म। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जितना भी अमाउंट था, बैंक ने जो लोन दे रखा था, वो आपका सभी यहाँ पर एक नेगेटिव गैप बना रहे हैं, और जब हमारे पास शॉर्ट टर्म गैप नेगेटिव होता है, लाइबिलिटीज की रीप्राइसिंग फास्टर होती है। अब अगर लाइबिलिटीज की प्राइसिंग यहाँ पर फास्टर हो गई एसेट से, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आएगी कि जब रेट्स बढ़ेंगे तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बैंक सफर करेगा, रिस्क हमारे पास, इसीलिए रीफाइनेंसिंग रिस्क होगा। नेगेटिव गैप में हमें जो फाइनेंसिंग करनी है इस लोन्स की, वो फाइनेंसिंग, वो जो फंड्स हम अवेल कर रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड्स अब हमारे लिए कॉस्टलियर हो गए, ठीक है, तो रीफाइनेंसिंग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंक पोजीशन इन लॉन्ग टर्म बकेट। तो यहाँ पर 3 साल से ज्यादा की जो बकेट है, उसमें आपको पूछा है कि बैंक की क्या पोजीशन है। सो 1 से 3 साल तक तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी वैसे देखोगे अगर आप तो -300 है, यहाँ पर इसके बाद में हमारा गैप जो है वो पॉजिटिव हो गया 200 का, और यहाँ भी हमारे पास जो गैप है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब आपके पास में गैप पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि ये एक फेवरेबल सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हुई। हमारे पास 1 से 3 साल तक के लिए नेगेटिव गैप था, लेकिन इसके बाद में गैप धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाता है, तो हमारे पास में रेट सेंसिटिव एसेट्स रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज से ज्यादा है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपके पास +200 +650 टोटल हमारा पॉजिटिव गैप बना। अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कौन सा था, हमारे पास में यहाँ पर 3 साल से ज्यादा का था, पॉजिटिव गैप है, इंटरेस्ट रेट गिरे, एसेट्स हमारे ज्यादा है, लाइबिलिटीज हमारी कम है, तो यहाँ पर हमारी इनकम ज्यादा कम होगी, देन हमारी जो खर्चे भी कम हो रहे हैं और इनकम भी कम हो रही है, लेकिन इनकम ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड से कम हो रही है रेदर देन हमारी लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन एग्जाम में हो रहा हो ना, तो क्या करना, -500 इंटू +1%, या फिर माइनस यहाँ पर +500, अगर पॉजिटिव गैप है और इंटरेस्ट रेट मान लो गिर रहा है तो -100, तो भी आपको पता चल जाएगा, है ना, आसान है। बैंक इज एक्सपोज टू विच रिस्क इन लॉन्ग टर्म बकेट्स। हमारे पास में जो बैंक है वो लॉन्ग टर्म बकेट्स में किस तरह के रिस्क में आएगा, तो देखो अभी तो इंटरेस्ट रेट्स हाई है, पॉजिटिव गैप है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइनली हमारे लिए अच्छा, बट जब हमें ये पैसा वापस मिलेगा तो हम शायद इसको इतने हायर इंटरेस्ट रेट पर नहीं दे पाएंगे जितना अभी दे पा रहे हैं। अभी मान लो 12% का हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, तब हो सकता है 10% हो, तो वो जो 10% है वहां पर अगर हम इस इनकम को क्या कर रहे हैं, देखो अभी हमारे पास में ऐसे समझना, शॉर्ट टर्म में आपके पास में जो अमाउंट वापस आई, जैसे इंटरेस्ट वापस आ रहे हैं, 5 साल से ज्यादा का लोन है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा के लोन पर आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब अगर आप इसको अभी मार्केट में लगाने जाते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई लोन देना चाहते हो या कैसे भी, तो आपको इंटरेस्ट रेट उतना नहीं मिल रहा। मान लो 5 साल वाले में तो आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, मार्केट में करेंटली 8% है, तो आपकी 2% से इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो जब रेट फॉल करते हैं, री इन्वेस्टमेंट हमें लोअर रेट्स पर करनी पड़ती है। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट आ जाओ, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो यहाँ पर इस डेटा को एक बार देखो, नेटवर्थ दे रखी है, रेट सेंसिटिव एसेट्स, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज दे रखी है, एंड देन आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमारी दे रखी है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या निकालना चाहोगे, तो डब्ल्यू निकालना चाहोगे,
रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज कितनी है 18,590 अपॉन रेट सेंसिटिव एसेट्स कितने 18,251। सबसे पहले तो ये डब्ल्यू निकालना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो अब आपसे यहाँ पर डब्ल्यू पूछा गया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आया था। तो आपको यहाँ पर डब्ल्यू निकालना है। अब ये नहीं देंगे आपको, ये जो आरएसएल अपॉन आरएसए वाला पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन पूरा 5 मार्क्स का हाथ से गया। ये निकाल लिया। निकालने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप कितना होगा, कैसे निकालोगे, ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स माइनस डब्ल्यू इनटू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज। डब्ल्यू अभी निकाला हमने, कितना निकला था 1.02 निकला। तो 1.02 इनटू जो भी ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज एग्जाम में इसमें दे रखी है क्वेश्चन में 1.02 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1.02 को 1.02 क्योंकि डब्ल्यू भी 1.02 आया था 1.25 से इसको माइनस करना है और आपके पास में मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप आ जाएगा। फिर निकालना है लेवरेज रेशियो। अब ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि लेवरेज रेशियो कैसे निकालना है, आपको खुद से फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो रेट सेंसिटिव एसेट्स अपॉन इक्विटी। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रेट सेंसिटिव एसेट अपॉन इक्विटी में लेवरेज इज इक्वल टू आपका 18,251 अपॉन 1350। तो आंसर कितना होगा 13.52 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्विटी की निकालनी है। तो अभी लेवरेज निकाला आपने, लेवरेज रेशियो कैसे निकाला, रेट सेंसिटिव एसेट्स अपॉन इक्विटी, राइट। तो यहाँ पर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स के साथ में। देखो जितना ज्यादा लेवरेज हाई होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। बैंक क्योंकि ज्यादा लोन ले रहे हैं और लोन के ऊपर लोन दे रहे हैं, तो अगर स्मॉल रेट चेंज भी हुआ तो बैंक्स के ऊपर एक बिग इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी में अब हमने क्या निकालना है कि इक्विटी किस तरह से बिहेव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे लेवरेज हमारे पास कितना है और डी गैप कितना है। तो हम यहाँ पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी देखते हैं कि क्या वो एक बॉन्ड की तरह एक्ट कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट एक एक नंबर के कर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 फॉर्मूले याद करने से हो जाएंगे, अदरवाइज हाथ से चले जाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स आपके यहाँ पर बढ़ रहे हैं 200 बेसिस पॉइंट से, मतलब 2% से, तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज आपकी इक्विटी वैल्यू में क्या होगा। तो इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, ड्यूरेशन आपकी इक्विटी का इनटू यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज। अब आपने अभी इस क्वेश्चन में मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्विटी की निकाली थी 2.84 इनटू इंटरेस्ट रेट्स आपके कितने चेंज हो रहे हैं 2% से। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ड्यूरेशन इनटू रेट चेंज। तो चेंज इन इक्विटी परसेंटेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी अभी निकाली, कैसे निकाली थी, लेवरेज रेशियो को मल्टीप्लाई करा डी गैप के साथ में। क्लियर है। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो डी गैप हमारे पास कितना है, डी गैप हमारे पास में यहाँ पर 0.21 था। तो 0.21 अगर मेरा डी गैप आता है तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ही मुझे फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव डी गैप आपको क्या इंडिकेट करता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर इक्विटी डिक्रीज कर जाती है जब रेट्स हमारे लिए बढ़ते हैं। सो एसेट्स यहाँ पर ज्यादा वैल्यू लूज करते हैं देन लायबिलिटीज और इक्विटी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो गया, हमारे पास एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज कम है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव डी गैप है तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू है इक्विटी की वो श्रिंक कर जाएगी, एसेट वैल्यू फॉल्स मोर देन लायबिलिटी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे CIIB सुपर प्लान और CIIB फाउंडेशन बैच की। तो CIIB फाउंडेशन बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं आपके चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, साथ में यहाँ पर आपको CIIB के 10-10 मॉक टेस्ट चारों ही सब्जेक्ट्स के दिए जाते हैं along with CIIB नोट्स एंड चैप्टर वाइज क्विज। अगर आप CIIB सुपर प्लान लेते हैं तो इसमें कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिलती हैं। अगर आप केवल इलेक्टिव बैच खरीदना चाहते हैं तो HRM और रूरल बैंकिंग का भी आप बैच खरीद सकते हैं। अगर आप सुपर प्लान खरीदेंगे तो आपको ये बैचेस अलग अलग नहीं खरीदने, एक ही बार आपको पेमेंट करनी है और आपको सभी प्लान्स यहाँ पर मिल जाते हैं, सभी बैचेस की एक्सेस मिल जाती है जितने भी ऑनगोइंग, कंप्लीटेड या फिर अपकमिंग बैचेस हैं। तो हमारे सभी वीडियो, PDF कोर्स और टेस्ट की एक्सेस दी जाती है जिसमें कि 9 मंथ्स की वैलिडिटी और 15 मंथ्स की वैलिडिटी है।
अगर अभी आप इन बैचेस को खरीदते हैं या प्लान को खरीदते हैं तो आपको युगाडी कूपन कोड यूज करना है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप 9 मंथ्स का वैलिडिटी खरीदेंगे तो 1799 का, 15 मंथ वाला 2249 का है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपको पेड एंड फ्री इनिशिएटिव्स के बारे में पूरी जानकारी रहे तो गाइडली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लेना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको QR कोड्स को यहाँ पर स्कैन करना होगा। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है